हमारे साथ रत्नाकर सिंह है, बीजेपी के नेता। प्रियंका गुप्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पीडीपी के प्रवक्ता सोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले आना चाहूंगी सोहित शर्मा आपके पास, क्योंकि इससे पहले आपको थोड़ा कम समय दे पाई थी। सर, अपनी बात को आप पूरा करेंगे क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो दिखा रहा है वो अभी तक अच्छा दिखा रहा है और जाहिर बात है हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने राज्य की सरकार को चुनें। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो हालात बनाए, 10 साल उन्होंने चुनाव से दूर रखा जम्मू कश्मीर की जनता को, तो ये उसका तो मनोबल जम्मू कश्मीर की जनता का तो बढ़ना ही बढ़ना था। यहाँ हम तो सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करते हैं कि उन्हीं की बदौलत जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी होता तो शायद यहाँ पे ये कभी इलेक्शंस करवाते नहीं। जो हालात जम्मू कश्मीर में इस समय है, हमें पूरी उम्मीद है आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा ये सारा वोट, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाला समय पीडीपी का होगा। ठीक है, रत्नाकर जी जवाब देंगे। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में कहा था कि सही समय आने पे जो है हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे और वो स्टेट की बहाली, यूनियन टेरिटरी से स्टेट की बहाली का दर्जा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती है और लोकतंत्र को, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास करती है और उसके लिए कदम उठाती है। और ये जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है वो निश्चित रूप से वहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ये चुनाव किया जा रहा है। लेकिन पिछले जब से 370 धारा 370 हटी है उसके बाद से लोग जम्मू कश्मीर के यह महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से विकास वहां पे देखने को मिला है, चहुओर विकास देखने को मिला है और नॉर्मलसी की तरफ किस तरह से जम्मू कश्मीर जो है आगे बढ़ रही है। पहले कुछ घरानों के कब्जा हुआ करते थे, वो निजी जागीर समझ करके जम्मू कश्मीर को चलाया करते थे और युवाओं को उनका हक से बेदखल करने का काम करते थे। ना उनके पास नौकरियां थी, ना रोजगार थे। आज जम्मू कश्मीर में देखिए उनको शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, आईआईटीज खोले जा रहे हैं, आईआईएम खोले जा रहे हैं, 2 एम्स खोले जा रहे हैं, 45,000 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। ये सारी चीजें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरह से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक विकास की नई गाथा जो है देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में आज जीडीपी 2019 के बाद जो पहले हुआ करती थी, आज जीडीपी जो है वो दोगुनी हो गई है। 2.25 लाख करोड़ जो है वहां की जीडीपी हो चुकी है। ये अपने आप में दर्शाता है। जी एक बात बताइए, अगर सब कुछ इतना ही गुडी गुडी है और सब कुछ बहुत अच्छा है तो वहां पर बेरोजगारी इस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है? जितने लोगों से बात करें, या इनफैक्ट अभी कांग्रेस या पीडीपी के प्रवक्ता भी इस बात को लेकर आएंगे कि बेरोजगारी वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। आप 370 के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जाहिर बात है कि आप देश की सुरक्षा के मद्देनजर आतंकवाद पर भी बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद को हम दफना देंगे, पाताल में डाल देंगे, ये सब बहुत अच्छी बात है और आपकी जिम्मेदारी भी है साहब, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। लेकिन इससे इतर वहां के लोगों के लिए, युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ा इशू क्यों है अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से दशकों से जम्मू कश्मीर पे परिवारवाद का जो छाया रहा है वो जाने में थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा। आपने देखा कि 2019 के बाद, मैं सरकारी आंकड़े की बात कर लूं, कि 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे किया है और रोजगार के नए अवसर सृजन करने के तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय युवाओं के लिए एक बहुत सुनहरा जो है समय है और भारतीय जनता पार्टी जो निश्चित रूप से अगली सरकार जो बनाने जा रही है उसमें युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को बहुत सारे मौके मिलेंगे और हम रोजगार के अवसर भी उसी तरह प्रदान करेंगे जैसे देश के अन्य राज्यों में किया जा रहा है। ठीक है, सोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आती हूँ। सोहित जी जल्दी से। बिल्कुल, मैं हमारे जो मेरे बड़े भाई बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 5 अगस्त 2019 के बाद से एपटेक को यही लोग लाने वाले थे जो बिहार और यूपी में ब्लैक लिस्ट था, और सबसे ज्यादा एपटेक ने जम्मू कश्मीर में स्कैम किए, पेपर लीक हुए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट कराई है। अरे बाबा, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये तो पीडीपी की हुकूमत में आए हैं, आप कहां से लेकर आ गए?
सुन लीजिए मैं जवाब आप देना यहाँ चाहूंगा। तक बात लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ तक बात ले रहे आ रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार 10 साल में हुआ है, इतना तो हमारे जम्मू कश्मीर है। आप जो लोग पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में बेच रहे हैं, पूरे भारत की जनता बिल्कुल, को पता चल और गया है पीडीपी किस ने रूप तो से आपने जम्मू कश्मीर बिल्कुल को। साहब सही बात है सोहित जी, और पीडीपी ने तो कश्मीर को एकदम जन्नत बना के रखा था। अरे सुनिए बिल्कुल ना, सही कह रहे हैं मैं आप दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं जब दूसरों पर, तो कम से कम उंगली उठाते हैं साहब, तो ये भी तो देखिए 3 उंगली आपकी तरफ है, ये कैसे भूल जाते हैं सोहित जी? आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये भी तो देखिए कि 3 उंगली फिर आपकी तरफ घूमती है। रत्नाकर जी जल्दी से कुछ बोलिए। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से 10 सेकंड दे पाऊंगी फिर प्रियंका जी के पास जाए। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले सच्चाई सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। शांत कराइए तो मैं अपनी बातों को अटैक को लाने दो वाले मुद्दों पे ठीक बात है, एक करूंगा। एक करके सब, एक एक करके सोहित जी उनको भी समय दीजिए ना प्लीज। हाँ बोलिए पहले रत्ना। मेरी बात नहीं, कंप्लीट होने ये पीडीपी दीजिए की ना। गाथा जो कह रहे थे अभी इनको शांत कराइए तो मैं अपनी बातों को रख लूं। ये पीडीपी की बात गाथा जो कह रहे थे अभी, शायद इनको जानकारी कम है कि 2014 के पहले सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे। आज वो 12 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, 500 सीटों से बढ़ाकर हमने 1300 सीटें कर दी है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि दशकों से आपने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया है। विकास तो असली मायने में हम कर रहे हैं, और आप ही लोगों के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार सिंह जी कहते थे कि हम लाल चौक पे जाने में हमको डर लगता था। आज देखिए वहां पे सिनेमा घर में फिल्में भी लग रही है, वहां पे लाल चौक पे तिरंगा भी फहराया जा रहा है, बड़े बिजनेस नए उपक्रम वहां पे लगा रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की जनता को दर्शा रहा है कि वहां पे ठीक है रत्नाकर जी, तू मैं नहीं, एक एक करके अपनी बारी में बात करेंगे प्लीज। सर सोहित जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रत्नाकर जी आपसे भी अपनी अपनी बारी में सर बात करेंगे। मेरे पास सोहित जी 3 मेहमान और हैं साहब, मेरे साथ 3 मेहमान और हैं साहब, उनसे भी ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, समय सीमित होता है सब, प्लीज आप ये बात तो समझते हैं ना। प्रियंका जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी 370 के सहारे है, ये बात आप लगातार कह रहे हैं। अभी स्टेटमेंट आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, कह रहे हैं कि वोट देते वक्त ये जरूर याद रखिएगा कि यूटी बनाने का मजाक किसने किया है आपके साथ, ये नैरेटिव है। लेकिन 370 को लेकर और आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस बार बार बीजेपी के सवालों में शामिल रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर सवाल पूछे हैं कि राहुल गांधी ये बताएं कि उनको 2 झंडे 2 विधान चलेंगे क्या, 2 संविधान होने चाहिए क्या एक देश में? देखिए आज 10 सालों के बाद जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि ये खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आज रोजगार की बात करी जा रही है, उसमें 47% लोगों ने माना है कि रोजगार ही एक बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में पूरी तरह से असमर्थ रही। हमारे मैनिफेस्टो का सबसे पहला हिस्सा यही है कि हम 1 लाख रोजगार, सरकारी नौकरियां भर्ती करेंगे। उसके साथ में युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो सब इनसे पूछिए कि 3 सालों में, वो भी आप सोचिए केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद 1500% वहां पे ड्रग्स का कंजम्पशन कैसे बढ़ गया, ये सवाल। और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक कालिक पोतने जैसा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर यूनियन टेरिटरी उसको बनाकर रखती है, जिसको जो जहां पर स्टेटहुड की एक डिमांड रही, वहां की उनकी जो विशेषकर जो उनकी डिमांड थी, उन सबको दरकिनार कर दिया गया, और दरकिनार करने के बाद वहां के युवाओं को धकेल दिया गया ड्रग्स कंजम्पशन में। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार यही है कि वो युवाओं को किसी तरह से कोई सहूलियत नहीं दे पाए। स्टेटहुड के नाम पर इन्होंने सिर्फ ठगा। इन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले हम स्टेटहुड देंगे, और क्या संसद के अंदर गृहमंत्री जी ने कहा ये मिसकोट मत करिए मैम, मिसकोट मत करिए बस। अभी तक आप बिल्कुल सही जा रही हैं प्रियंका जी, बस मिसकोट मत करिए। इन्होंने कहा कि जैसे ही स्थितियां बेहतर होंगी हम स्टेटहुड वापस ले आएंगे। ये अभी नहीं कहा, अमित शाह ने बहुत पहले कहा, बाद में राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको स्टेटहुड वापस दिलाकर रहेंगे, हम आपको स्टेटहुड वापस दिलाकर रहेंगे। अरे केंद्र खुद कह रहा है कि हम स्टेटहुड लौटा देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रियंका जी जो नासूर बन चुका है, जो परिस्थितियां नासूर बन चुकी हैं, जिस जख्म को लगातार कुरेदा गया है, उसको भरने में समय लगता है। आपकी एक पुरानी चोट सर्दियों में आज भी दिक्कत करती होगी ना मैम?
पुरानी चोट सर्दियों में आज भी दिक्कत करती होगी ना। तो जब कहीं पर कोई नासूर बन चुका है, जख्म को बार बार कुरेदा जा रहा है, उसको हरा रखने की कोशिश की जा रही है, उसको भरने में प्रियंका जी समय लगता है। किसी के पास विजार्ड नहीं है, घुमाई झड़ी और हो गया, उसके बाद जादुई झड़ी एकदम सब ठीक हो गया। मैंने कहा बस मिसकोट मत करिए। प्रियंका जी आपकी सब बात ठीक, प्रियंका जी आपकी सब बात ठीक, बस मिसकोट मत करिए, सिर्फ इतना कह रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, होल्ड ऑन, मेरी बारी में बोलती चली जा रही है। होल्ड ऑन प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, मैं कोई आपकी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं जिस पर आप एलिगेशंस लगाएंगी। प्रियंका जी शांत रहिए, प्रियंका जी शांत रहिए। मैंने सिर्फ आपको एक लाइन में कहा, मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में कहा कि मिसकोट मत करिए, दैट्स ऑल। और आपको मिसकोट करने से रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप 5 मिनट तक बोलती रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप मेरी मुद्दे की बात अनसुनी करना चाहती है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद सर आपके पास आती हूँ। राकेश शुक्ला जी जल्दी से एक बार समराइज कर दीजिए मुद्दों के बीच, मैनिफेस्टो के बीच, जम्मू कश्मीर में जो ग्राउंड रियलिटी कहती है, वहाँ के लोगों की समस्या, वहाँ की रीजनल पार्टीज का प्रभुत्व, इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक कहते हैं कि आप अपनी सोच को बड़ा करें। वहां की जनता उस चीज के लिए कितनी तैयार है अभी, जब बीजेपी इधर कहती है कि डबल इंजन की सरकार लाएंगे और विकास तो हम पहले भी कर रहे हैं, उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। जरा एक बार समराइज कर दीजिए सर आज के इस फर्स्ट फेज को, राकेश शुक्ला जी। पूर्णिमा जी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सबसे बड़ा जो प्रश्न यही है कि आप अपने सोच को बड़ा करें। वहां दरअसल जो 370 है वो नशे की तरह वहां युवाओं को और आम लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है कि 370 यदि रहेगा तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा, और 370 हट जाने के बाद आपका जीवन दुखदाई हो गया है। तो सबसे पहले तो वहां स्थितियां ये बनाने का प्रयास हो रहा है कि 370 वहां के लिए अभिशाप था, और अब सारी स्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। तो सोच बदलने के लिए 2 तरह के पैरामीटर होना बहुत जरूरी है। पहला 370 अनुच्छेद 35A, ये दोनों हटने के बाद स्थितियां धीरे धीरे सामान्य करने की प्रक्रिया की जा रही है, और वहां के मतदाताओं के मन में ये रखा जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर जो है भारत के हिसाब से तमाम अन्य राज्यों की तरह ही एक राज्य बन चुका है। यानी भारत का अभिन्न अंग पहले था, लेकिन जिस अंग को अलग करके रखा जा रहा था वो अंग अब भारत रूपी शरीर के साथ जुड़ चुका है। दूसरा, बार बार पूरे देश पे बेरोजगारी का विषय उठाया जाता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती। जिस दिन जम्मू कश्मीर में पर्यटन जो वहां का मुख्य पेशा है, मुख्य कार्य है, जिस दिन वहां का पर्यटन पूरी तरह से बहाल हो जाएगा, वहां भारत के अन्य राज्यों से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा, और पहले भी था। फिर जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो करीब 1,40,00,000 के आसपास है। जम्मू कश्मीर जो सरकारी नौकरी वो करीब 4,80,000 के आसपास है। पिछले 4 साल में 42,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। उस सरकारी नौकरी देने में किसी तरह की उंगली नहीं उठाई गई। मुझे लगता है धीरे धीरे वहां इन्वेस्टमेंट, जैसे 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान है, 18,000 करोड़ रुपए का जमीन पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का और योजना चल रही है। तो इस तरीके से एक दिन में जम्मू कश्मीर की सोच को बदलना और जम्मू कश्मीर की धरातल स्थितियों को बदलना कठिन है। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी धारा 370 हटने के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। आतंकवादी घटनाएं जो बढ़ रही हैं पूर्णिमा जी, उसका कारण यही है कि आतंकवाद को पोषित करने वाले लोग नहीं चाहते कि वहां के जनमानस का सोच बदले। जहां तक आप गठबंधन की बात कर रही हैं, तो वहां पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र है उस पे कांग्रेस तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अमेरिका में इल्हान उमर के साथ जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी की, वो कहीं ना कहीं एक इशारा है कि वो धारा 370 को फिर से बहाल करने के पक्ष में है। तो कांग्रेस जो है वो एक कहावत है अपने यहाँ की, ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे, यानी ये
पद्धतियां जो कश्मीर में अपना रही है ठीक। कांग्रेस, हाँ। मुझे लगता है इस पद्धति के बजाय उसको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो वहां 370 की बहाली के पक्ष में है या 370 नहीं, हटाए जाने लेकिन के ठीक है साहब, साथ। लेकिन ये तो उस पूर्णिमा स्थिति में जी। बात आएगी ना। हाँ, आ रही हूँ राहुल जी। ये तो लेकिन सर उस परिस्थिति में बात आएगी ना कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार वहां पर बना लेती है, क्योंकि अभी तो दोनों के मैनिफेस्टो में 370 का स्टैंड अलग है ना। इन्होंने तो 370 पर कुछ भी नहीं कहा अपने मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जरूर कहा। तो ये स्थिति तो तब आती है कि भाई दोनों आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और एक दूसरे के साथ सरकार बनाने की कवायद को तेज भी करते हैं, तो ये परिस्थिति तब आएगी। राहुल लाल जी, आपको लाते हुए, क्योंकि 370 के इर्द गिर्द बहुत सारी राजनीति हो रही है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट से लेके अमित शाह के उनसे सवाल को लेके, फिर उसके बाद पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलग से एक बी टीम ले आए इंजीनियर राशिद की कि वो बीजेपी की बी टीम है। चिंता उनको बहुत ज्यादा है कि उनके वोट कट जाएंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर इंजीनियर राशिद बाहर आकर चुनावी प्रचार करते हैं, जीतने की कवायद करते हैं, ये भी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक खूबसूरत पहलू ही है ना। आपके सवाल के ऊपर तो मैं आ ही रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हाँ, हूँ आप जोड़ना चाहेंगे जरूर कुछ, बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए 18 सितंबर 2024 एक तरह से जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा ही हिस्टोरिकल डेट है, क्योंकि 2014 के बाद 10 वर्षों के अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और इसके लिए देखिए आपको ध्यान होगा पूर्णिमा जी, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, बराबर मैं आपके चैनल पे मुद्दा उठाता था कि उस समय ही चुनाव आयोग को चाहिए था, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात केंद्र सरकार करती है और सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन पहले से 30 सितंबर तक का था, तो ये चुनाव को अभी ना होके अगर उसी समय हो गया होता तो और बेहतर होता। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, चुनाव आज हो रहा है, जनता बड़े सक्रियता के साथ भाग ले रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि इस सरकार की मंशा नहीं दिख रही थी। आप सोचिए 5 अगस्त 2019 को 370 भी खत्म हो चुका था, 35 भी खत्म हो चुका था, उस घटनाक्रम का भी 5 साल बीत चुके थे। और अब देखिए अब इसके बाद इतना विलंब के साथ ये चुनाव हो रहा है। यही कारण है कि जनता बिल्कुल उत्साह के साथ भाग ले रही है। जनता के उत्साह में हमें सुबह से हम लोग देख रहे हैं 7 बजे के से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में पूरा मामला जो घूम रहा है, या पूरे राजनीति को भारतीय जनता पार्टी 370 के आसपास जो घुमाने का प्रयास कर रही है, देखिए दोनों दो अलग अलग दल हैं, दोनों के घोषणा पत्र भी अलग अलग हैं। भाई जब 2014 में इन लोगों ने गठबंधन किया था, उसमें भी 370 को लेकर पीडीपी के अलग विचार थे, भारतीय जनता पार्टी के अलग विचार थे। तो इस तरह से दोनों के अलग विचार है। दोनों का कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है पूर्ण राज्य का दर्जा, जिसके ऊपर दोनों के मामले पे हमें दिखता है कि एक सहमति की स्थिति है। और जो आप कह रहे थे ना कि किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो पूर्ण राज्य का दर्जा का मामला है। वहां पे बेरोजगारी को लेकर तो मिला मिलाया है ना सब, उसके लिए तो अमित शाह कह ही चुके हैं ना। तो फिर अब उस पर चुनाव लड़के क्या मतलब? कहने से क्या होगा? कहने से कुछ हो जाता है। 370 कहा हटाएंगे, हटाया नहीं क्या? अरे भाई राम मंदिर पूर्णिमा जी सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उस चीज का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं जिस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है। अब चलिए ना आप तकनीकी तौर पर अधिकृत है उसको करने के। 370 की बात करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए बताइए, वो जीत जाएगी तो 370 ले आएगी वापस? ले आएगी क्या? है अधिकार है कि नहीं राहुल लाल जी? हाँ या ना? पहले आप देखिए, हाँ या ना? बस हाँ ना मैंने देखिए नहीं, बस इतना बताइए, अधिकार है, अधिकृत है या नहीं है? ब्रेक पर जाना है मुझे, बस हाँ या ना में बता दीजिए राहुल लाल। एक लाइन सुन लीजिए। देखिए 370 के मामले पे तो दोनों में सहमति की स्थिति दिखी नहीं रही है। अरे लेकिन अधिकृत ही नहीं है ना, अधिकृत ही नहीं है। जीत भी जाएंगे तो 370 नहीं ला पाएंगे साहब। अरे क्योंकि वो केंद्र का कैसा लग रहा है कि ये सरकार, केंद्र की सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, ये जो आप सोच रहे हैं। देखिए तो आप अलग तरीके से सोच रहे हैं कि केंद्र में दूसरी सरकार आ जाएगी। अभी की परिस्थितियों पर ये काम करेगी, अभी की परिस्थितियों सरकार अस्थायी है, अभी की परिस्थिति। फिर तो अगर मैं इस मामले में राहुल लाल जी हाइपोथेटिकल हूं, तो आप तो मुझसे ज्यादा हाइपोथेटिकल हैं। अगर मैं ये कह रही हूं कि सरकार चुन गई है, वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अगर आप मुझे हाइपोथेटिकल कंसीडर करते हैं तो आप मुझसे ज्यादा हैं जब आप ये कहते हैं कि सरकार अपना पूरा उत्तर तो हाइपोथेटिकल ही होगा ना। लेकिन उस गली जाना क्यों जहां पर घर में आपको एंट्री नहीं लेनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि जनता को गुमराह करने की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अलग अलग मुद्दों के साथ जा रहे हैं। बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, उसके साथ लोग उतर रहे हैं वहां पे। पूर्ण राज्य का मामला है, उतर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर कहा था तो वो सही परिस्थितियां कब आएगी जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा?